बीएस टीवी का बेहद खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। तो स्वयं सिद्धा में हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलाते हैं, ऐसी महिलाओं से रूबरू कराते हैं जो हमारे कार्यक्रम के टाइटल स्वयं सिद्धा को चरितार्थ करती हैं, यानी कि जो सेल्फ मेड हैं, अपनी दम पर आगे बढ़ी हैं। उन महिलाओं से आपका वास्ता कराते हैं, पूछते हैं उनसे बहुत सारे सवाल उनके सफर के बारे में, उनके सफर में आई मुश्किलों के बारे में और उन मुश्किलों से उभरने के बारे में। और इसी कड़ी में इस हफ्ते हमारे साथ एक ऐसी महिला अधिकारी मौजूद है जिनके कार्यकौशल के चर्चे किसी से छिपे नहीं है। सीनियर आईपीएस अफसर, बेहद खास मेहमान आईपीएस हिमानी खन्ना मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। तो मैम, सबसे पहला सवाल आपकी शुरुआती सफ़र से जुड़ा हुआ है। आपने 1990 में ज्वाइन किया पुलिस को। कैसा ये सफ़र रहा? मेरिट लिस्ट में आप इकलौती महिला। हाँ, उस समय महिलाओं का आना बहुत मुश्किल होता था और मैं के 7 साल के बाद महिला अधिकारी आई थी और डीएसपी में मेरा 3rd नंबर था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस पूरी पीएससी में भी मैं अकेली महिला थी। तो हमारा जब इंडक्शन हुआ तो मैं 48 हम लोग इंडक्शन में थे, जिसमें मैं अकेली महिला अधिकारी हुआ करती थी। तो सफ़र तो अच्छा ही रहा, इसको मैं कठिन तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि साथी अधिकारी जितने भी हमारे साथ थे उनका बहुत ही ज़्यादा सहयोगात्मक मेरे साथ रवैया रहा। और जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में थी तो वहाँ पर भी मुझे एक पेरेंटल माहौल मिला और सबने मुझे एक बच्चे की तरह ही वहाँ बिहेव किया। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि कठिन था सफ़र। इकलौती होने के बाद भी सफ़र बहुत अच्छा रहता है, जैसे परिवार में कोई इकलौता बच्चा होता है उस टाइप से का सफ़र रहा मेरा उस समय। तो जी मैम, 1982 के बाद से राज्य में अकेली डीएसपी। हाँ, 1983 में एक महिला 1982 में एक और एक दूसरी महिला अधिकारी 1983 में आई थी। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था, मतलब 7 साल के अंतराल के बाद मैं डीएसपी में आई थी। तो मैम, एक सवाल और, उस समय महिलाओं के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण वो समय हुआ करता था, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आपके पिताजी ने आपको खूब सपोर्ट किया। वो मानते थे कि महिलाएं अपनी काबिलियत के दम पर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, अपना लोहा मनवा सकती हैं। हाँ, मेरे घर का माहौल बिल्कुल अलग था। मेरे मदर, मेरे फादर दोनों ही एक अलग माहौल वाले थे, जिनका कि सोचना था कि बच्चियां अपने पैरों पे खड़ी होना तो हमारे घर की परंपरा थी। मेरी मदर और मेरी मौसियाँ सब वर्किंग थी और उनकी शादियां भी जब उनकी नौकरी लगने के बाद ही हुई है। तो माहौल तो घर में वही था, लेकिन चूँकि माहौल वह था तो ये था कि अब लड़कियों को कुछ अलग से करना है। तो मेरी सारी बहनें हम लोग कुछ अलग अलग फील्ड में ज्वाइन किया और इसमें मदर फादर दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम को किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना है। ये हमारी चॉइस होती थी कि हमें क्या करना है। और जनरली उस समय एक माहौल था कि लड़कियां मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग कर, लेकिन हमारा मन नहीं था तो उन्होंने कभी हमसे नहीं कहा कि क्या। उनका कहना था जो तुमको करना वह करो, जो तुमको अच्छा लगता है वह करो। मैम, आपने पीएचडी भी कर रखा है, आपकी एक बुक पब्लिश भी हो चुकी है, तो कैसा वो अनुभव रहा कि किस तरीके की वो किताब? एक्चुअली मेरी रुचि पढ़ने में बहुत ज़्यादा रही है और 11th तक आते आते मैं ज़्यादातर राइटर्स को पढ़ चुकी थी और हिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा थी। इतिहास मेरा पसंदीदा विषय था। तो काफ़ी समय बाद जब नौकरी में काफ़ी आ गई तो फिर मुझे लगा कि शायद अब मेरा क्षेत्र मुझे बुला रहा है, कि जो मेरा रुचि का क्षेत्र है। फिर मैंने उसमें पीएचडी करी। मेरा विषय था एनालिटिक स्टडी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड, आफ्टर गुप्ता पीरियड का था मेरा। और उसमें मैंने ग्वालियर चंबल संभाग का अध्ययन किया था और मेरी जो बुक पब्लिश हुई है वो भी उसी बेस पे थी, आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड। और अभी मैं 2-3 बुक्स पे और काम कर रही हूँ, जल्दी ही मेरे ख्याल से वो आ जाएंगी। मैम, पीएससी की तैयारी की बात करें तो वो समय बेहद ही चुनौतीपूर्ण हुआ करता था। किस तरीके से आपने तैयारी करी, कैसा वो संघर्ष का दौर रहा? एक्चुअली वही मैंने आपको बताया कि मेरे घर में एक बुद्धा परंपरा कि आपको क्या बनना है उसके हिसाब से स्टडी करिए। तो मेरे फादर ने मुझे उस समय
आर्ट्स के सब्जेक्ट दिला दिए थे, जबकि उस समय आर्ट्स पढ़ना ये माना जाता था कि जो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने में डाउन है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेता है। लेकिन जब फादर का कहना था तुमको इस लाइन में जाना है तो यही पढ़ना चाहिए। तो चूँकि मेरी तैयारी स्कूल टाइम से ही शुरू हो गई थी, और इसलिए मुझे पीएससी जब दिया मैंने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था, और मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा मैंने पीएससी की तैयारी कैसे करी और हो गया, क्योंकि वो एक बेस काफ़ी पहले से तैयार हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर हमको जो करना है, अगर हम पहले से हमारे दिमाग में डिसाइड हो कि हमें क्या करना है, तो शायद हम उसकी तैयारी बेहतर कर लेते हैं। मैम, पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में कितना अंतर देखती हैं आप? बहुत अंतर है। हम लोग सब्जेक्ट बेस हुआ था करते थे। हम जो बेसिक किताबों के साथ साथ जो और रेफरेंस वाली किताबें होती थी उनको भी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, और पढ़ने के साथ लिखने का हम लोग का बहुत आदत होती थी कि छोटी सी चीज़ भी है तो हम उसको लिखते थे। शायद वही हमारी मेमोरी में रह जाती थी जो हम लिखते थे। लेकिन आज नेट, इंटरनेट और इनके दौर में तो बच्चे शायद लिखना भूल ही गए हैं, और पढ़ने की तुलना में वो गूगल पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो मुझको लगता है कि अभी भी अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं या सब्जेक्ट को जानने की बातें करते हैं, तो किताबें और रेफरेंस वाली किताबें तो पढ़ना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि उसके बिना आप कैसे जान सकते हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि गूगल पे हमें सब कुछ मिलता है तो ये गलत है। आज भी हम देखते हैं कि जानकारियाँ सही नहीं है, उसमें बहुत गलत जानकारी है। हाँ, तो अगर हम किताबें पढ़ते हैं और अपना अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट पे ज्ञान वर्धन करना है, तो मुझे लगता है किताबों से अच्छा कोई सोर्स हो ही नहीं सकता। जी मैम, जैसे कि आपने बताया दौर नया है, नई जनरेशन, कंपटीशन ज़्यादा, किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए जो बच्चे सिविल सर्विस की ओर अग्रसर है, अपना करियर जो है सिविल सर्विस में देख रहे हैं? मेरे ख्याल से तो उनको वही आज का चेंज, सब्जेक्ट भी बहुत चेंजेस हो गए हैं, सिलेबस बहुत चेंज हो गया है, लेकिन चेंज किताबें नहीं हुई हैं। अगर आपको तैयारी करना है तो आज भी आपको जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों के बारे में, विषयों के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि कंपटीशन बहुत है, तो कई बार हमारा नहीं भी सिलेक्शन होता है, तो हमको कहीं कुछ ना कुछ बी प्लान तो अपना हमेशा तैयार रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये। आजकल बच्चे बहुत सारे यही होता है कि उनके पास बी प्लान तैयार नहीं होता, फिर वो डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं जब एक जगह उनका सिलेक्शन नहीं होता। और हम बहुत बार देखते हैं कि फिर वो गलत कदम भी उसमें उठाना शुरू कर देते हैं। तो कंपटीशन के दौर में, और जब आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे डोर खुल चुके हैं जाने की, तो फिर हमें किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहने की तुलना में एक भी प्लान ज़रूर तैयार करके आगे बढ़ना चाहिए। जी मैम, आप फील्ड पोस्टिंग में भी मर्दानी की तरह तैनात रहीं। राजगढ़ एसपी रहते हुए आपने नात्रा प्रथा पे बहुत काम किया, सोशल वर्क किया, कितना सफल ये प्रयास रहा? देखिए, नात्रा प्रथा राजगढ़ का एक बहुत दुखद पहलू है। मैंने कोशिश की कि वहाँ पर लड़कियों को अवेयर किया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सामाजिक ताने बाने से जुड़ी हैं, और सामाजिक ताने बाने में जब तक हम जागरूक नहीं कर पाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है। और जागरूक उसको करना पड़ेगा जो पीड़ित है, क्योंकि बाकी को किसी को मतलब नहीं है। जो पीड़िता है उसको ही मतलब है। तो हमने कोशिश की थी, और इसी संदर्भ में हमने जब देखा कि राजगढ़ से बहुत कम सिलेक्शन हर जगह होते हैं, तो फिर एक कोचिंग चलाई, जिसमें कि कोचिंग सुबह 5 बजे से शुरू होती थी और शाम को 4 बजे तक चलती थी। उसमें फिज़िकल भी कराना, फिर उनको क्लासेस भी देते थे, उसके बाद में लाइब्रेरी स्टडी भी होती थी। तो इस तरह से दिया, तो काफ़ी बच्चों का उसमें सिलेक्शन भी हुआ, आगे भी बढ़े वो लोग। और उसमें मेन उद्देश्य यही था कि लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और उसी तारतम्य में फिर मैं कुछ लड़कियों को ग्वालियर में भी मैंने कोचिंग कराई कि शायद एक माहौल चेंज कर सकें, हम कुछ लड़कियों को ऐसा तैयार कर सकें कि जो इन चीज़ों के खिलाफ
आवाज़ उठाते हैं। मैम एक्चुअली में नात्र प्रथा में होता क्या है, किस तरीके की ये प्रथा? नात्र प्रथा में बेसिकली नात्र प्रथा लड़की की शादी जब हो जाती है और उसकी शादी किसी कारण से टूट जाती है तो उसकी शादी को दूसरी जगह कहना, ये बेसिक वो था कि अगर किसी कारण से शादी टूट जाए तो या विधवा हो जाए तो उसको दूसरा घर मिल जाए। लेकिन जैसे होता ही है कि सामाजिक रीतियाँ बनाई एक नोबल कॉज के लिए जाती हैं, लेकिन बाद में उनका चेंज हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है, उनके जो एम होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैम आपने राजगढ़ में रहते हुए बच्चों को मोटिवेट करने का भी काम किया, जैसे कि आपने बताया कि कोचिंग्स दी, निःशुल्क कोचिंग थी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, कितना सफल ये प्रोग्राम रहा, कितनी सफलता? हम एक किसी पैमाने से तो ये नहीं मान सकते कि कितना सफल रहा। हाँ, लेकिन लड़कियां वहाँ की आगे बढ़ी और लड़के नौकरियों में आए। अगर आप किसी एक बच्ची को नौकरी में ला देते हो या एक बच्ची को पढ़ा देते हो तो इसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। तो हम ये तो नहीं आंक सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा, लेकिन एक परिवार में फ़र्क पड़ता ही है। एक उदाहरण देती हूँ आपको कि जब मेरे हस्बैंड पन्ना एसपी थे तो पन्ना में एक बच्ची थी, वो हायर सेकेंडरी में उसने एमपी हाई स्कूल में इंटर में एमपी टॉप किया था। बहुत गरीब परिवार की बच्ची थी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने उससे मिली तो मुझे लगा कि इस बच्ची में कुछ है, इसको लेके जाऊँ मैं। तो हम उसको ग्वालियर लेके आए, हमने उसको पढ़ाया और पीजी कराया यूनिवर्सिटी। बात उसकी नहीं थी कि उसका क्या हुआ, लेकिन वो अपने घर में एक इकलौती थी जिसके घर में जो पढ़ी लिखी, जिसने 12th पास किया था। और जब उसकी पढ़ाई हुई और वो आज उसके घर में सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज सारे उसके भाई बहन सब पढ़ रहे हैं। तो बात एक की नहीं होती, बात ये होती कि अगर आप एक को सपोर्ट करते हो, एक आगे बढ़ता है तो पीछे बहुत सारे लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो वही होता है कि हमारा मकसद एक का नहीं होता, हमारा मकसद पीछे जो आ रही है जनरेशन उसको भी करना होता है। मैम राजगढ़ में आपने आपका बचपन हमारा साथ थीम पर भी एक अभियान चलाया था, कितना सफल ये प्रयास और इसके पीछे का क्या मकसद? हमारा ये मकसद था कि बच्चों को अवेयर करना था। तो इसमें हम लोगों ने स्कूल्स में जा के बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे। हमारी एक टीम 2 टीमें तैयार होती थी, जिसमें हम लोग मूवीज़ दिखाते थे उनको उनकी जो काउंसलिंग करते थे कि उनको क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, ये पूरा था। उनको थोड़ा सा फिज़िकल की भी ट्रेनिंग देते थे। इस तरह से हम लोगों ने आपका बचपन हमारा साथ प्रोग्राम चलाया था। उसका मकसद एक ये भी था कि हम उसके बाद में उनको थानों की विज़िट कराते थे। उसका मकसद था कि थानों और बच्चों के बीच की दूरी को मिटाना। तो हम इसमें तो हम सफल रहे थे कि बच्चे जो थे वो पुलिस से डरना बन गया था। एक नोटबंदी हुई थी, उस समय की एक घटना मुझे याद है कि नोटबंदी हुई तो बच्चियों के खाते में जब वो नहीं पहुंचा, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, वो नहीं पहुंची, तो उनको नहीं समझ में आया कि वो क्या करें। तो वो बच्चियां थाने पहुंची और थाने जाके उन्होंने कहा कि टीआई अंकल हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिली है, हमको कैसे मिलेगी ये बताएं। टीआई ने तुरंत जाके उनको जहाँ से भी था वहाँ पे उनको कांटेक्ट किया और जो भी है उसमें उनकी स्कॉलरशिप बाद में निकली। वो खूब भास्कर या किसी पेपर ने बड़ा अच्छी हेडिंग करके छापा था। तो मैंने टीआई को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा ये तुम्हारी सफलता है कि आज बच्चियाँ तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करके आई कि तुम कुछ भी कर सकते हो। आपने जो अभियान चलाए हैं बच्चों के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, आपका इतना लंबा सेवा काल रहा, कितने आपके कार्य कौशल के चर्चे हर जगह। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अपनी यात्रा को एक बार पीछे पलट कर देखिए और फिर उसे विस्तारित करिए, तो ऐसा कौन सा प्रसंग है जो आपको हमेशा याद रहेगा या आपके शरीर में तिल की तरह रह जाता है? एक्चुअली ऐसे प्रसंग तो बहुत आते हैं कि जो याद रहते हैं, लेकिन कुछ दर्दनाक भी बहुत रहते हैं जिनको याद भी नहीं करना चाहते हैं। और एक लंबा सफ़र, फील्ड का भी बहुत लंबा सफ़र रहा। मैं एसडीओपी काफ़ी टाइम लंबे सफ़र में कई ज़िलों में रही।
लेकिन जब नौकरी की शुरुआत में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप परंपराओं से जुड़े रहते हैं, तो आपको गिल्ट फील होता है। मैं एक चीज़ हमेशा मुझे याद आती है कि मैं नौकरी की शुरुआती थी, मुझे एक मालूम पड़ा कि एक लड़की को उसके ससुराल वाले जलाने ले जा रहे हैं और उसकी जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है। तो मैं तुरंत वहाँ पहुँची और मैंने देखा उसमें उसको अग्नि दे दी गई थी। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि क्योंकि उस लड़की को न्याय दिलाना था, बहुत कम एज की लड़की थी वो। तो मैंने उसकी उस पे चिता पे पानी डलवा दिया और उसका दोबारा से उसको पानी डलवा के वापस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मैंने करा तो दिया, लेकिन बाद में मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मा मैंने आज बहुत गलत कर दिया है। लोग तो बोलते हैं कि डेड बॉडी के साथ में कुछ करना नहीं चाहिए, उसकी शांति रहना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रही पूरे दिन। फिर मैंने मम्मा से बात की तो माँ बोली कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि तुमने उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए सब किया है, तो तुम कैसे गलत कर सकती हो। ये बात सोच के उसके शरीर के साथ गलत हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा के साथ नहीं हुआ है ना, तुम तो उसको न्याय दिला रही। तब जाके मुझे राहत मिली। नहीं तो मैं जब तक मेरे को ये नहीं समझ में आया था तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैंने एक डेड बॉडी के साथ कितना गलत किया कि मैंने उसकी चिता जल रही थी और मैंने उसको, तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो मुझे हमेशा याद रहता है। और बाकी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि जिनमें बच्चियों को आप वापस लाते हो या अच्छे केस निकालते हो, तो खुद को सेटिस्फेक्शन होता है कि राजगढ़ में एक बहुत छोटी बच्ची के साथ में रेप हुआ, बहुत बुरी हालत करी गई उसकी। लेकिन जब उसको उसके अपराधी को पकड़ा और उसमें सज़ा दिलाई, उस दिन आपको संतुष्टि लगी कि हाँ कि गलत तो हुआ, लेकिन गलत करने वाले को आपने सज़ा तक पहुंचाया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो। मैम, छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति के दौरान आपने महिलाओं के लिए बहुत सारे सराहनीय काम किए। आपने अभियान भी चलाए। एक अभियान था अभिव्यक्ति नारी के सम्मान की। इस अभियान का क्या मकसद और कितनी सफलता? उनके सम्मान की अभिव्यक्ति हो, उनको अपनी बात कहने का मौका मिले, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम चलाए थे जो कि पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे चले थे। और उसमें न केवल स्कूल की बच्चियों को, स्लम्स की महिलाओं को, गांव की महिलाओं को, और जो स्कूल्स की बच्चियां हैं, गांव की स्कूल्स की बच्चियां, उनको सबको जोड़ा था। और उसमें भी हम लोगों ने उनके अधिकारों की बात करी, उनके साथ में जो अत्याचार होते हैं उनकी बात करी, उनकी काउंसलिंग करी कि वो कुछ कर सकती हैं, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी उसमें हम लोगों ने सजेशन दिए कि अगर आपके साथ में कोई इस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हो तो आप कैसे सॉल्व करते हो। इस तरह से उसमें बहुत सारे कार्यक्रम चले। पूरा 18 मार्च से शुरू हुआ था और एक पखवाड़ा उसका पूरा चला और पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे उसमें कार्यक्रम किए गए। तो मैम, महिलाओं के साथ जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनका ग्राफ भी लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या कुछ जो है सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है कि ये जो ग्राफ है इसमें कमी लाई जा सके? एक्चुअली ग्राफ तो बड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जागरूकता भी बढ़ी हुई है। अगर हम ये कहें कि पहले लड़कियां चुप हो जाती थी या बाहर नहीं निकलती थी, तो अब ऐसा नहीं है। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो कम से कम आगे आ रही हैं। तो ग्राफ तो बढ़ रहा है। और आप जहाँ तक बात कर रही हैं कि ग्राफ कैसे कम होगा, तो ग्राफ कम होने का कारण बहुत बड़ा वो है कि हम जब तक हम समाज की मानसिकता में चेंज नहीं लाएंगे, हम अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल है ये सब करना। क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है और करता भी है, लेकिन जब तक समाज का नज़रिया नहीं बदलेगा महिलाओं के प्रति जो सामंतवादी सोच या व्यक्तिवादी सोच है वो ख़त्म नहीं होगी, तब तक हम इन अपराधों को तो नहीं रोक सकते। और अवेयर कर सकते हैं कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर सामने आए और अपनी बात को कहने का उनको मौका मिले। मैम, डीआईजी रहते हुए आपने कई कदम उठाए जहां महिला अपराधों के विरुद्ध जो कार्रवाई की है, कितना सफल ये प्रयास रहा? किस तरीके के मामले सामने आते थे?
डीआईजी महिला तो मैं यहाँ कम रही, थोड़ी समय रही, लेकिन उस समय हम लोग कोविड का भी समय था, मैं ग्वालियर में थी, तो हम लोगों ने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में भी करे थे। और उस समय एक बहुत बड़ा समस्या आ रही थी घरेलू हिंसा की। तो उस समय घरेलू हिंसा, क्योंकि लॉकडाउन था, घरेलू हिंसा बहुत हो रही थी, तो वो उन सब चीज़ों पे काम किया था, अवेयरनेस के लिए ही था ज़्यादातर। तो मैम, लॉकडाउन की अगर बात करें, कोविड काल की अगर बात करें, वो समय कितना चुनौतीपूर्ण, क्योंकि सब तो घर में बंद थे लेकिन पुलिस अधिकारी जो है लगातार अपनी ड्यूटी पर थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, कैसा वो सफ़र रहा? एक्चुअली उस समय तो मैं यहाँ पर फील्ड में यहाँ पर ही थी, पीएचक्यू में, तो मेरा बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था। लेकिन हाँ, जब मैं जुलाई वाले उसमें डीआईजी ग्वालियर बन के गई थी अब महिला अपराध, तो उस समय हम लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस के ही कार्यक्रम चलाए थे और घरेलू हिंसा पे लगातार मॉनिटरिंग करी थी, जो लोकल महिला थाने हैं या थानों के साथ में, ताकि इसको कैसे कम किया जाए। मैम, प्रदेश के थानों में जो है महिला हेल्प डेस्क भी लगाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, जो है अब एक सुविधा है कि वो आकर अपनी बात रख सकती हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हिचकिचाहट है, महिलाएं सामने नहीं आती हैं। क्या कारण और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है कि महिलाएं और जो है हिचकिचाएँ ना, और पुलिस और पब्लिक के बीच में जो कनेक्ट है वो और बेहतर हो सके? हाँ, हम लोग उसमें लगातार, हमारी एडीजी मैम भी बहुत काम कर रही हैं उसमें। अभी हम लोगों ने एक सेमिनार करी थी, चूँकि अभी इसके बाद में चुनाव की आचार संहिता लग गई, उसमें हम लोगों ने जो इसके रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी शामिल किया था। और हमारा मकसद था कि हम गांव की महिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इलाके में महिलाओं के पास पहुँचे जहाँ पे महिलाएं आगे नहीं आती हैं, अपनी बात नहीं रखती हैं। उसमें हम लोगों ने काउंसलिंग सेशन भी चलाया था, हम लोगों ने साइकोलॉजिस्ट को बुलाया था, जिसमें पूरा काउंसलिंग कैसे की जाए उनकी, ताकि वो अपनी बात कह सकें, बात रखें। और हमने यहाँ से मास्टर ट्रेनर तैयार करके भेजे थे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तथा पुलिस डिपार्टमेंट के। मैम, महिलाओं के साथ साइबर अपराध भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण और कितनी सतर्कता बरतने की आवश्यकता? कि साइबर अपराध तो बहुत बड़ी चुनौती है और आगे भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। तो हमको इसमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, खासकर महिला और बच्चों को। अभी भी हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे लीक कर देते हैं, डाल देते हैं, और वहीं से इंफॉर्मेशन वहाँ जो है वो उठ रही है और वो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले तो हमको अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है और हमारे पास ऐसा कुछ आता है, तो हमको बिना किसी हिचक के अपने घर में जिससे भी आप अपने बात कह सकते हो उसको शेयर करें। उसकी बात को मानने की तुलना में अपनी बात को शेयर करें। आप उसको रिपोर्ट करें, आप उसको देख के घबराएं नहीं, क्योंकि अगर आपकी फ़ोटो के साथ में या किसी के साथ में भी कुछ भी गलत हुआ है तो उसके से घबरा के और कुछ गलत कदम नहीं उठाएं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और शिकायतों के पीछे कुछ ना कुछ कारण क्या, मतलब जो उसका दुरुपयोग हो रहा है वो है, और ये लगातार निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। और जिस तरह से साइबर चुनौती हम लोग के सामने एक बहुत बड़ा एक एरिया आ रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा तो हमको अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक इनसे बचना बहुत मुश्किल है। मैम, जिस तरीके से देख रहे हैं कि अगर महिलाओं के प्रति जो अपराध है, अगर रेप की बात करें, अगर समीक्षा करें इन केसों की, तो ज़्यादातर केस में जो है नोन वंस ही रहते हैं, अननोन बहुत कम होते हैं। सतर्कता कहाँ बरतने की आवश्यकता है बच्चियों को और महिलाओं को? देखिए, ये आप सही बोल रहे हैं कि नोन केस बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई बार फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और कई बार आपके साथ जिसके संबंध है वो इन्वॉल्व होता है। तो जहाँ तक हम बात करें कि छोटी बच्चियों की, तो
उनसे तो आप उनके साथ जो हो रहा है वो तो बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन अगर आप एक मैच्योर एज में हैं तो जो भी कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के ही किया जाना चाहिए। और फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर तत्काल उसको रिपोर्ट करना चाहिए। मैम, लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि अगर अपराध सामने आते हैं तो महिलाएं हिचकिचा जाती हैं, कंप्लेंट नहीं करती हैं और फिर कुछ गलत कदम की ओर भी अग्रसर हो जाती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सीख सलाह है? और जो बच्चियां लगातार कामकाज के सिलसिले में बाहर हैं, तो क्या टिप्स आप उन बच्चियों को देना चाहेंगी, क्योंकि घर से बाहर आज हर क्षेत्र में महिलाएं हैं और हर क्षेत्र में जो है लगातार आगे बढ़ रही हैं? देखिए, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो निश्चित रूप से चुनौतियां भी ज़्यादा हैं और हर तरह की चुनौती जो हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि पहली बात तो अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, आपको जरा सा भी एहसास है कि आपके साथ कुछ गलत है, तो आप तत्काल उसका विरोध करें। क्योंकि बात तभी बढ़ती है जब विरोध नहीं करते हैं तो सामने वाला उसको और एग्रेसिव होता है। अगर हमने पहले ही उस पर टोक दिया या उसका विरोध कर दिया तो आगे बढ़ने की गुंजाइश कम होती है। तो फिर आप उसको ये मत सोचिए कि आगे देखेंगे कुछ होता है क्या, आगे नहीं, पहली घटना पे आप तत्काल रिपोर्ट करें। बहुत सारी हेल्पलाइंस चल रही हैं, महिला डेस्क है, ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आप किसी के पास भी जा सकती हैं और आपको रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, आपके अगर साथ में कुछ गलत हो रहा है तो आप किसी न किसी को शेयर ज़रूर करें। छोटी बच्ची है तो आप अपने स्कूल टीचर को, अपने अगर बस में कुछ स्कूल में हो रहा है, कुछ हो रहा है, स्कूल टीचर को, मदर को, अपनी फ्रेंड्स को या बड़ी बहन को, जिसको भी है आप शेयर करें, ताकि आपकी मानसिक स्थिति नहीं है कि आपके और कहीं आगे जाए, लेकिन किसी न किसी को तो शेयर करें ताकि आपके साथ कुछ घटना हुई तो मालूम पड़े। मैम, आप बतौर पुलिस अफसर तो आपको सभी जानते हैं, बहुत ही निष्पक्ष निडर आईपीएस अफसर, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हिमानी खन्ना कौन है, उन्हें क्या पसंद है, क्या उनकी हॉबीज़? व्यक्ति रूप से देखा जाए तो हिमानी खन्ना एक बहुत सिंपल सी महिला है जो कि अपने घर परिवार आपस के लोगों के साथ में एक अच्छा सोबर तरीके की ज़िंदगी जीना पसंद करती है। मुझे लिखना, पढ़ना और फोटोग्राफी करना, ख़ासतौर से जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनकी बहुत पसंद है। खाली समय में मुझे ये सब करना बहुत पसंद है और बाकी मेरे को घर के काम में भी बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत खुशी से करना पसंद करती हूँ। तो ये थी हमारे साथ आईपीएस हिमानी खन्ना मैम। मैम, आपका बहुत शुक्रिया BSTV को समय देने के लिए। तो एक आम महिला के लिए इनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।